दिखेगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह के सुभाष पब्लिक स्कूल में और आप देख रहे हैं न्यूज 11 का विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद। मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो राजनीतिक करवट ली है उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ कई राजनीतिक दल के लोग, यहाँ के मतदाता, छात्र छात्राएं, तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपको गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूं कि इस बार राजनीतिक करवट के तहत यहां एनडीए के जो प्रत्याशी है उसके तहत आजसू के लिए सीट छोड़ी गई है। यूपीए गठबंधन ने अभी तक पत्ता नहीं खोला, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके तहत यह सीट जेएमएम के खाते में जाना तय माना जा रहा है। अब ऐसे में क्या सोचते हैं यहाँ के मतदाता, क्या यहाँ की सोच है, आइए हम यहाँ से बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का एक प्रोफाइल। धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान भी है। अबरक की फैक्ट्रियों के लिए भी यह काफी मशहूर है। धनबाद, देवघर, हजारीबाग और बोकारो इसके पड़ोसी जिले हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं। गिरिडीह, बाघमारा, टुंडी, गोमिया, डुमरी और बेरमो विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी, 1 पर आजसू और 2 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। यहां नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अबरक की फैक्ट्रियों की खस्ता हालत की वजह से यहां बेरोजगारी बढ़ी है। सरिया उद्योग ने बेरोजगारों को काफी हद तक राहत दी है। एक बार पुनः आपका स्वागत है कौन बनेगा सांसद में। हम मौजूद हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त सुभाष पब्लिक स्कूल परिसर से आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 11 का विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार एनडीए और यूपीए के तहत जो सीटें गई है आजसू और जेएमएम के खाते में, सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है लोजपा के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज जी। हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या माहौल रहेगा गिरिडीह लोकसभा में, कैसे गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा और क्या असर पड़ेगा जो वर्तमान सांसद है उनका जो टिकट काटा गया है, भाजपा का टिकट हटाया गया है, तो क्या असर पड़ेगा। राजकुमार जी से हम बात करते हैं। देखिए, जो एनडीए गठबंधन का ये सीट मिला है और भाजपा, लोजपा और आजसू, ये तीनों पार्टी मिलके पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट जो हम लोगों का है वो 14 का 14 सीट हम लोग स्वीप करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा रविंदर पांडे जी का टिकट कटने से। ये भाजपा का आंतरिक मामला था, उनका अपना टिकट कटा, कहां उनको एडजस्ट करेगी पार्टी वो उनका मामला है। लेकिन ये सीट आजसू को मिल गई है तो भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और आजसू के लोग पूरी ताकत से इस सीट को निकालने के लिए लगेंगे और हम समझते हैं कि इस सीट पर कोई शक संदेह नहीं है। पूरी ताकत से आजसू अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी और हम लोग उसको जो है जिताने का काम करेंगे। राजकुमार जी, क्या लगता है कि एनडीए का अभी जो बातें वो कही आ रही है कि चूंकि भाजपा का गढ़ था गिरिडीह और लगता है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ मिलकर जो आजसू प्रत्याशी होंगे उसे जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगी? हमको कहीं शक संदेह नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं के बारे में बोला जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पर चलती है और संगठन का जो निर्देश होता है उसको कार्यकर्ता मानते हैं और हमको लगता है कि तमाम गठबंधन इसी को मानते हैं। कार्यकर्ता का जो नेता का निर्देश होता है, पार्टी का निर्देश होता है और क्षणिक रहता है, टिकट कट गया या उनके कुछ लोग जो हैं वो क्षणिक रहेगा, लेकिन चुनाव आते आते सारे लोग जो है एनडीए उम्मीदवार और आजसू उम्मीदवार के पक्ष में पूरी ताकत से लगेंगे और हमको उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि ये ताकत एक होकर आजसू को, एनडीए प्रत्याशी को यहां से जिताएगा। लोजपा का क्या रोल होगा इस पूरे मामले में? लोजपा का क्या रोल है? 14 लोकसभा की बात करें और कहां तक गिरिडीह में तो लोजपा का क्या रोल होगा?
देखिए, लोजपा पूरी तरह से एनडीए के साथ है और लोजपा के नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों पूरी ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नीतियों को लागू करने के लिए, उनके कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं उससे 4 गुना ताकत से हमारे नेता लगे हुए हैं। और हम लोग की जो ताकत है, हम लोग भी लड़ना चाहते थे झारखंड में, लेकिन हम लोगों को वहां पे 6 सीट बिहार में और 1 राज्यसभा का सीट दे दिया गया है और हम लोग झारखंड में 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कैंडिडेट को पूरी ताकत से मदद करेंगे। हमारा जो ताकत है वो एनडीए के उम्मीदवार के साथ रहेगा, पूरी ईमानदारी से रहेगा और देश में जो है नरेंद्र मोदी जी की पूरा सरकार बने, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प है। चलिए, तो एलजेपी का पूरा समर्थन रहेगा एनडीए उम्मीदवार का, चाहे भाजपा का हो चाहे आजसू का। गिरिडीह लोकसभा में भाजपा और आजसू का जो गठबंधन हुआ उसमें लोजपा पूरा गठबंधन का पालन करेगी। हमारे साथ भाजपा के नेता और जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान जी, हम जानना चाहेंगे कि भाजपा का क्या रोल होगा। ऐसा जो कहा जा रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है काफी नाखुश है सीट नहीं मिलने से और एलजेपी के खाते में जाने से मायूसी है, क्या रोल रहेगा भाजपा कार्यकर्ताओं का और कैसा माहौल बन पाएगा? भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में 14 से 14 लोकसभा जीतने के लिए अपना रोल निभा दिया है और यह सीट गठबंधन धर में गया है और ये एनडीए के लिए सीट है। पब्लिक मोदी जी को देख करके वोट दे रहे हैं, उसमें यह कार्यकर्ताओं को यह मलाल नहीं है कि टिकट किसको मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित हैं, प्रदेश का और केंद्र का जो नेतृत्व होगा उसका पालन करने के लिए तैयार है। तो आपने साफ सुना कि ये एनडीए की सीट है, चाहे लोजपा का प्रत्याशी हो कहीं पर या कहीं भाजपा का, कहीं आजसू का, सब मिलकर उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जेएमएम के वरीय नेता सुदीप सोनू जी भी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार यूपीए गठबंधन के तहत गिरिडीह जो सीट है वो जेएमएम उम्मीदवार को मिलना तय है, उनका क्या रोल रहेगा और क्या स्थिति रहेगी? सबसे पहले तो धन्यवाद और नमस्कार जो भी दर्शक लाइव हैं। रह गया सवाल यूपीए के इस गठबंधन का, तो 2004 में भी यूपीए का गठबंधन हुआ था, पूर्ण गठबंधन था। 2009 में गठबंधन में कुछ कमियां रह गई थी। 14 का गठबंधन भी उसी तरीके से कुछ कमियों के साथ लड़ा गया था। तो मैं इसलिए इतनी दूर ले जा रहा हूं कि इस बार 2004 की पुनरावृत्ति होने जा रही है। जैसे यूपीए गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर सीमित किया था, मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि इस बार ये मजबूत गठबंधन 2004 की पुनरावृत्ति करेगा। न सिर्फ गिरिडीह बल्कि झारखंड की तमाम सीटों पर यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। यूपीए गठबंधन है तो एनडीए भी गठबंधन के तहत आई है। गिरिडीह से आजसू के उम्मीदवार को उतारा गया है। क्या लगता है कि दोनों गठबंधन में टक्कर होगी? आपकी स्थिति क्या हो सकती है? झारखंड के जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता में सबसे ज्यादा रोष एनडीए सरकार के खिलाफ रहा, उसमें आजसू पार्टी कहीं ना कहीं भागीदार रही है। और आपने भी देखा है, चाहे वो सीएमटी के मुद्दे हों, एसपीटी के मुद्दे हों, स्थानीय नीति के मुद्दे हों, नियोजन के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पर आजसू के जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं कैबिनेट में बराबर के सहयोगी रहे हैं। झारखंड की प्रबुद्ध जनता के साथ साथ गिरिडीह की प्रबुद्ध जनता ने भी इस बात को देखा है कि झारखंड विरोधी फैसलों में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर साझेदार के तौर पर आजसू खड़ी है, तो मुझको ये पूरा भरोसा है कि प्रबुद्ध जनता इस बात को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी और जिन लोगों ने झारखंड के हितों के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ जाकर हमारे पक्ष में मतदान करेगी। तो मुद्दों की बात कही जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या गिरिडीह में जो महागठबंधन के प्रत्याशी तय हुए हैं या अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है कांग्रेस को? नहीं, अब किसी तरह कोई सी बात नहीं है, एक औपचारिक घोषणा ही केवल रह गई है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित हम लोग की है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। क्योंकि विगत आपने देखा होगा जो लगातार कई बार से इनके प्रत्याशी यहाँ रहे थे, उन्होंने क्या काम किया पूरा शहर देख रहा है। एक उदाहरण ये नहीं दे सकते हैं जिसे यह कह सकते हैं कि गिरिडीह के लिए कोई बड़े काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ हो। तो इन मुद्दों पर तो भागेंगे ही, इसलिए हम लोग काफी मजबूती से लड़ेंगे और गठबंधन में कहीं कोई बात नहीं है और अच्छे ढंग से लड़ेंगे, पूरी तैयारी हम लोग की है।
तो साफ कहना है कि जेएमएम के प्रत्याशी ये होंगे गिरिडीह लोकसभा से, और कांग्रेस पूरे सहयोग के साथ जीत के लिए लड़ेगी और गठबंधन दल का पालन करेगी। हमारे साथ माले नेता राजेश सिन्हा जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति रहेगी, चूंकि गठबंधन में वामपंथी दल को शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में माले का क्या रोल होगा गिरिडीह में? देखिए, गठबंधन महागठबंधन जो है उनको कहा गया था, जो मीटिंग हुए थे उसमें वाम दल भी गए थे, उसमें कहा गया था कि आप कोडरमा का दे दीजिए, चूंकि हम सेकंड हुए थे, 2,67,000 वोट लाए थे और उसमें मोदी लहर या मोदी जहर के समय में भी हमारा पोजीशन बढ़िया था, तो निश्चित तौर पर उन्होंने नहीं दिया। रही बात है पार्टी का जो सवाल है कि हम तो भाजपा के साथ रहेंगे नहीं, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, और उसका एक ऐसा नहीं कि हम कह रहे 31% वोट इनको मिला था लोकसभा में और 69% वोट जो मिला था उनके अगेंस्ट में मिला था, तो निश्चित तौर पर अगेंस्ट वाले जो अलग अलग दल के थे छितराए हुए थे, और इस बार वो सब साथ में है। तो और उनका भाजपा का जो वादा था 2014 का, वो वादा को अगर पढ़ेंगे तो आपको चुटकुला जैसा लगेगा। लाख ही लोग कह कि 14 सीट पर हम ले आएंगे, वो 3-4 सीट पर सीमित हो जाएंगे, और वो भाग रहे हैं, गिरिडीह से भाग रहे हैं और कोडरमा से भी भाग रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े जीतने वाले हैं, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, तो 14 सीट पर पहले डिक्लेयर हो जाता, वो भाग रहे, सीट को छोड़ कर भाग रहे हैं कि हम नहीं खड़ा होंगे। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ पे झारखंड में चूंकि स्थानीय मुद्दे पर लड़ाई जो लड़ते हैं, चूंकि वामपंथी दल भी उसमें जोर शोर से लड़ती है, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय जो छात्र है यहाँ पे आए हैं, रात में आए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब जब भाजपा सरकार आई है, वैकेंसी गायब हो गया, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब गायब हो जाएंगे और आप लोग पकौड़ा वाला जो सिस्टम है उसमें आ जाएंगे। चूंकि अभी बहुत सारा चीज बात चलता है कि हम चौकीदार बनेंगे, बस इस बात को गंभीरता से लीजिए। बाकी आपको पूरा सिस्टम को समझने की बात है, हवाबाजी में भाषण देने की बात नहीं है। और भाषण तो ऐसा रोल क्या होगा वामपंथ का रोल? होगा 100% पार्टी जो कहेगी हम भाजपा के साथ नहीं, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को ही वोट जाएगा, निश्चित पर जाएगा। महागठबंधन के साथ माले रहेगी, भले सीट मिले या ना मिले। क्योंकि ये पार्टी का है ना कि हम तो उनके साथ जाएंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर ये सारे जो महागठबंधन है वो एकदम भाजपा के खिलाफ वोट करेगी और भाजपा के खिलाफ नहीं करेगी। क्योंकि आपने वादा किया था मंदिर का, आपका 28वां नंबर में था, बहुत सारा वादा, चूंकि वादा तो पढ़ते हैं जो आप चुनावी वादा करते हैं, या सिर्फ आप पढ़ते हैं या सिर्फ। राजेश जी, मतलब साफ है कि भाजपा को हराने के लिए आपका महागठबंधन के साथ है। निश्चित तौर पर हम फिर आपके पास आए, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ भाजपा की प्रदेश स्तरीय नेता राघवी गुप्ता जी है। जैसा कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, महागठबंधन भाजपा को पूरे झारखंड से साफ कर देगी सभी 14 सीटों पर, आपका क्या मानना है? ये जो सीट है वो हमेशा से एनडीए की रही है और हमेशा एनडीए की ही रहेगी, और इस बार हम लोग 14 की 14 सीट जीतेंगे। और आजसू हमेशा से मतलब इनका सपोर्टर पार्टी रही है, और ये गठबंधन धर्म का पालन हमेशा एनडीए की है, और इस बार भी एनडीए गठबंधन धर्म का पालन करेगी। और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग मिलके लोजपा, आजसू और एनडीए मिलके बीजेपी को पुनः लाएंगे और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और जो बात है कि पकोड़ा तलने का और चौकीदार का, तो पकोड़ा तलना एक रोजगार है, चौकीदारी भी एक रोजगार है। इस तरह का अपमानजनक शब्द कहकर इन लोगों का अपमान नहीं कीजिए। धन्यवाद। तो यह कहना है कि विपक्षियों के तमाम दावों के बावजूद वे लोग एकजुट होकर झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कैसा सांसद चाहते हैं, देश का नेतृत्व किनके हाथों में चाहते हैं? देखिए, लोकल स्तर पर चाहे कोई भी सांसद बने, हमें उनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में हो, ये हम जरूर चाहते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मजबूत प्रधानमंत्री हैं और देश के हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे आतंकवाद को खत्म करने की बात हो, चाहे पड़ोसी देश जो हमें आंखें दिखाता है उसे मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो, चाहे देश में जागरूकता फैलाने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके के विकास की बात हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। मैं हर हालत में आगे भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आगे
प्रधानमंत्री देखना चाहूंगा। आप देखना चाहते हैं स्थानीय स्तर से कोई मतलब नहीं है, आपकी क्या राय है? जी, मेरा भी ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोकल स्तर पे उनका कौन सा कैंडिडेट होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। स्थानीय स्तर पर कोई मामला नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप स्थानीय स्तर पर कैसा सांसद देखना चाहते हैं? क्या आज तक जो मिला है, क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी गिरिडीह को जो नहीं मिल पाई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा की सरकार इस राज्य में पूर्ण बहुमत में है, लेकिन आज जो पारा शिक्षकों लोगों के साथ जो हो रहा है कि उन लोगों को पिछले 6 महीना से वेतन नहीं मिला। मैं अपने गिरिडीह जिला की बात बता रहा हूं। यहाँ पे हमारे पीटार के एक पारा शिक्षक है, उनका नाम है रवि रंजन सिन्हा जी। उन्होंने सरकार से इस बात को लेकर अवकाश मांगा कि उनको भीख मांगने का एक दिन का अवकाश चाहिए, क्योंकि 6 महीने से उनको जो है वेतन नहीं दे रही है ये इस भाजपा की सरकार। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भाजपा की सरकार का जो भी अहम फैसला था, जैसे कि नोटबंदी था, जीएसटी था, लेकिन इस वर्ष जो लोकसभा की चुनाव है उसमें भाजपा की सरकार नोटबंदी और जीएसटी की मुद्दों को लेकर नहीं वोट मांग रही है, वो चौकीदारी के नाम पे वोट मांग रही है। आज सारा का सारा जितना भी नेता है ट्विटर में ट्रेंड चला रहे हैं चौकीदारी का। हम लोग चौकीदारी के नाम पे वोट नहीं दिए थे, उनको नहीं चुने थे। राम मंदिर के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? यहाँ मांग रहे हैं चौकीदारी के नाम पे। और ये जो बोलते हैं कि शेर अकेला है, बता देते हैं आपको कि एनडीए में कुल मिलाकर 44 दल शामिल है और यूपीए में तो मात्र 22 है, लेकिन एनडीए में 44 दल शामिल है। और ये लोग कुछ सब ऐसा प्रतीत करते हैं कि भाजपा अकेला है, लेकिन भाजपा अकेला नहीं, मतलब उसमें भी पूरे दल मिले हुए हैं। ये जो भ्रमित कर रहे हैं। हमारे साथ कई छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो लोग, आप देख सकते हैं कि कौन बनेगा सांसद कार्यक्रम में गिरिडीह से, आप देख सकते हैं कि कई छात्र छात्राएं भी शरीक है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। आप बताएं कि देश स्तर पर कैसा नेतृत्व चाहते हैं? हम नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह अच्छा, स्वच्छता, शिक्षा, हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं को चाहते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं दिखती है गिरिडीह का देखा जाए? आप बताएं, यहाँ पर क्या समस्या लगता है कि जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? यहाँ पे हम लोग बच्चे लोग को यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट दें और वो फिर से उसी का सरकार पड़े। अच्छा, मतलब साफ है कि जो छात्र छात्रा है उनकी सोच है कि स्थानीय स्तर पर सांसद कोई भी रहे, लेकिन देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथों में ही रहना चाहिए। और हमारे साथ और आप बताएं कि आपके पास मन में कोई प्रश्न है कि देश का नेतृत्व कैसे हाथों में हो, स्थानीय स्तर पर कैसा सांसद हो, आपकी क्या राय है? सर, मेरा राय यही है कि देश का नेतृत्व तभी हो पाएगा जब में कोई ढाढ़स लीडर मिलेगा जो अपनी एकाग्रता बना के देश के लिए काम करे, एकजुट होकर काम करे। मेरा सवाल सर यही है बीजेपी के प्रवक्ता साहब से कि ये जो राम मंदिर का जो सवाल है, ये चुनावी के अंतिम समय में ही क्यों उठता है? इसको हम शुरुआत में भी तो उठा सकते हैं, बीच में इस मुद्दे को दबा दिया जाता है। तो इस पे ये केंद्र सरकार का जो चाल चलन जो चल रहा है, इस पे हिंदुस्तान को कदम लेना चाहिए। मतलब कि राम मंदिर सिर्फ चुनाव के समय में याद आता है। अभी हम बात करते हैं हमारे भाजपा के जो साथी हैं उनसे। देखिए, छात्रों का आरोप है कि भाजपा को राम मंदिर सिर्फ चुनाव के समय में याद आता है, आपको क्या कहना है? देश पहले बचेगा। देश बचाने के लिए देश की जनता तैयार है और मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखनी चाहती है। और दूसरी बात है कि जरा गई विकास की बात, तो गिरिडीह से कोडरमा रेलवे लाइन, झारखंड राज्य का 5वां पावर ग्रिड, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति, ये सभी विकास है। और विकास के मामले में उस गरीब के पास पूछिए जिसको 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया गया है। तो बच्चों का सवाल था कि भाजपा को राम मंदिर सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आती है। इनका कारण देश बचेगा तभी कुछ आंतरिक मामले हो सकते हैं। हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
एक बार पुनः स्वागत है कौन बनेगा सांसद में। हम इस वक्त खड़े हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सुभाष पब्लिक स्कूल परिसर में और हमारे साथ कई और लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसा सांसद चाहते हैं। हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राकेश मोदी जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसा सांसद, क्या समस्याएं आज भी बरकरार है गिरिडीह में। इन तमाम चीजों पर अपनी राय आप बताएं कि कौन सी समस्याएं आज भी बरकरार है। सभी को नमस्कार। ऐसा है कि जो भी सरकार कार्य की है 5 साल में, वो एक सराहनीय कार्य है। और ये आप देख लीजिए कि पिछले 60 साल में कोई ने काम किया और 5 साल में क्या काम किया है। दोनों की अगर तुलना करें तो किसी को 5 साल का आपने मौका दिया है, 5 साल जो कार्य किया है, चाहे वो SBM का कार्य, स्वच्छ भारत मिशन काम हो या आवास का काम हो या किसी तरह का भी काम हो, वो कार्य किए हैं। और चौकीदार हमारे मजबूत चौकीदार है और हमारा देश मजबूत हाथों में जाना चाहिए। और झारखंड की 14 सीटों एनडीए के खाते में जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा ये मानना है। आपका मानना है। हमारे साथ कांग्रेस के महमूद अली खान जी हैं, आपका क्या मानना है? क्या 14 सीटों पर एनडीए दावा कर रही है? लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री की बात है और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है और 14 सीटों पर एक बार फिर एनडीए की जीत होगी। आपका क्या मानना है? देखिए, एनडीए जो अब जो थोथी दलील अपनी दे रही है, एनडीए हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और झारखंड की जनता और गिरिडीह की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी यहां से वोट मांगने के लिए लोगों के पास आए थे तो वो कह के आए थे कि मैं आऊंगा तो दिल्ली का चौकीदार बनूंगा, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो आप सोच सकते हैं चौकीदार के नाम पर जनता ने उनको वोट दिया और इनके चौकीदारी के रहते हुए यहां से नीरव मोदी, विजय माल्या जितने लोग थे यहाँ का धन ले लेके उड़ गए। तो ऐसे चौकीदारों की जरूरत अब यहाँ के लोगों को नहीं है। आरोप होता है कि ये सारे जो बात के जाते इन सभी को लोन दिलाने वाले, इन लोगों को कर्ज दिलाने वाले कांग्रेस के लोग थे। नहीं, ये देखिए एक आरोप है कि दिलाने वाले ये थे। आज इनके कार्यकाल में लेके लोग भाग रहे हैं। अच्छा, भागे हैं इनके कार्यकाल में, तो चौकीदार सही नहीं है। हमारे साथ जेएमयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी भी है। हम जानना चाहेंगे कि एनडीए का दावा है कि गिरिडीह समेत झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर इस बार फिर एनडीए का पताका एनडीए को भारी मुख खानी पड़ेगी झारखंड में। और जहां तक गिरिडीह का सवाल है, 5 टर्म सांसद रहे हैं, कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं है। रोजगार का जहां तक सृजन का बात है, 4 विधायक, 2 सांसद रहे लगातार। दिल्ली में इनकी सरकार रही, गिरिडीह झारखंड में सरकार रही, गिरिडीह में इनका नगर निगम रहा। लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, अभी तक गिरिडीह के शहर में एक बड़ी आबादी पेयजल से मरहूम है। 10 मिनट पेयजल आपूर्ति होता है, ये बताए। दूसरी चीज कि आजसू के जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं, कैबिनेट में वे सरकार के जितना भी झारखंड के जन विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं। सड़क पर आकर सुदेश महतो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है और 32 का हमको स्थानीय नीति चाहिए। तो पहले ये क्लियर करें कि भाजपा की नीति के साथ है कि ये जो झारखंड की बात जो सड़क पर बोलते हैं उसके साथ है। तो आपका आरोप है कि आजसू डबल रोल खेल रही है, इसलिए जनता उसको देख रही है। हमारे साथ जदयू के त्रिभुवन दयाल जी हैं, इनका क्या रोल होगा और कैसा सांसद चाहते हैं, केंद्र का नेतृत्व कैसे हाथों में चाहते हैं? वरिष्ठ नेता है, हम इनसे जानना चाहिए कि इनकी क्या सोच है। सभी को नमस्कार। गिरिडीह के सांसद, केंद्र को देख करके सांसद का चुनाव होता है और केंद्र में कैसी सरकार होगी। इस बार भी एनडीए की सरकार होगी। जनता दल यूनाइटेड के सारे कार्यकर्ता बिहार, झारखंड और सब जगह के माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ही वोट करेंगे और उनके लिए ये काम करेंगे ताकि उनकी सरकार हो और माननीय नीतीश कुमार का जो सपना है वह पूरा हो। तो एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे साथ आजसू छात्र संघ के रणधीर वर्मा जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपको बताया जाता है गिरिडीह में आजसू का संगठन कमजोर है और इसका सीधा लाभ महागठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा और भाजपा के लोग भी नाराज। हालांकि भाजपा के लोगों का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। आपकी क्या सोच है? सर, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये राज्य स्तर का चुनाव नहीं है। और देश लेवल में जो 5 वर्षों में जो एनडीए की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनका अगर सभी राज्यों का अगर सर्वे किया जाएगा, सभी क्षेत्रों का कार्य, एक क्षेत्र के कार्य नहीं, चाहे वह एजुकेशन के क्षेत्र हो, चाहे वह हेल्थ डिपार्टमेंट का क्षेत्र हो, मतलब जो पब्लिक से जुड़ा हुआ, उसमें जो है सो
उनका जो है सो बहुत सकारात्मक पहल है, क्योंकि आज जो है आज आयुष्मान कार्ड अच्छा एक मिनट सर आप बोलिएगा। जैसे आयुष्मान कार्ड है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना पहले क्या था अभी क्या है, इसके बाद जो है सो आपका इस राज्य में, जिस राज्य से हम लोग अभी आप डायरेक्ट दिखा रहे हैं, उस राज्य में एक 5 साल के दरमियान में एक एम्स हॉस्पिटल जो है निर्माण हुआ, एक मेडिकल कॉलेज का भी जो है सो निर्माण हुआ। तो इस तरह से देश लेवल का जो भी योजना है, जो जनता से जुड़ा हुआ योजना, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका उज्ज्वला योजना, आपका पेंशन में जो गरीब से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जो वोटर है, नेता से मामला नहीं है, जो वोट देते हैं, नेता बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो वोट देंगे वो वोट से जुड़ा हुआ मामला, जैसे आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो राशि है उसमें बढ़ोतरी किया गया है। आपका घर घर में जो है सो उज्ज्वला योजना का, एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, पहले आवास योजना मिलता था, पहले बीपीएल वाले को मिलता था, अंत्योदय कार्ड वाले को मिलता था, लेकिन आज के डेट में कहना मतलब है कि आपको जो केंद्र में काम हुआ है विकास के नाम पर, सबका साथ सबका के साथ में ये आपका जो है सो एनडीए का जो घटक दल आपका जो है सो, जो भी झारखंड में लड़ रहे हैं आईसू या 14 लोकसभा में, उनकी जो है सो जीत 100% होगा, क्योंकि इसकी जो है सो जनता इसका विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि जनता को तो ये देश का जो राज्य स्तर, देश स्तर का जो योजना है उसका लाभ मिला है कहीं न कहीं। इस जनता पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। नेताओं का काम है कहना, विपक्षियों का काम है कहना विपक्षी विरोध करेंगे। हमारे साथ जेएमएम नेता और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव जी, हम जानना चाहेंगे कि एनडीए को जनता पर भरोसा है, कहना विपक्षी नेता है तो वो विरोध करेंगे ही। आपको क्या लगता है गिरिडीह की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि सीधा एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में टक्कर है, और ऐसी स्थिति में आपके दल के प्रत्याशी की क्या स्थिति रहेगी, कैसा लगता है आपको? देखिए, गिरिडीह की जनता पंचायत से लेकर दिल्ली तक की सरकार बनाने के काम किया इनका, और इनको 5 बार मौका दिया गया, और 5 बार के मौका में पिछले 25 सालों में जिस प्रकार गिरिडीह का विनाश हुआ, यहाँ की जनता इसकी वो स्वयं गवाह है। यहाँ के मजदूर काम के लिए भगे, जितने कल कारखाने थे सब बंद पड़ गए, अब रख के जो कारोबार थे वो बंद हो गए, कोयलरी बंद हो गए, यही तो इनकी उपलब्धि है। अब कह रहे हैं हमारे चौकीदार, तो मैं कहना चाहूँ चौकीदार की यहाँ कमियां नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। चौकीदार तो हम नेपाल से ले आएंगे, चौकीदार नेपाल से ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अच्छे पीएम जरूरत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विनय सिंह जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन बनेगा सांसद, जो कार्यक्रम हम लोग चलाए हैं, कौन बनेगा आपके अनुसार से, कैसा सांसद होना चाहिए गिरिडीह का? देखिए, जो छवि का हो, सभी समाज और जनता को हमेशा उपलब्ध रहने वाला हो, और समाज के अमीर हो या गरीब हो, सभी तबके के लोग अगर कोई समस्याओं को लेकर उनके पास जाता हो तो उस पर जो है उनका मान सम्मान के साथ उनकी बातों को सुने और उनकी समस्याओं का निदान की दिशा में कार्रवाई करे। इस तरह के गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जो सभी उम्मीदवारों के चेहरे जब सामने आएंगे तो नागरिक विकास मंच इस पर विचार करेगा कि इस तरह के कौन आदमी जो है सोच रखते हैं। साथ में गिरिडीह नगर की जो उसरी नदी जीवन रेखा है, जिसके लिए नागरिक विकास मंच वर्षों से ये प्रयास करते आ रहा है कि वहां लगातार बालू के उठाव के कारण और नदी में लगातार गंदे पानी के कारण पानी प्रदूषित हो रहा है, नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। उसके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए और उसके विकास को कैसे बरकरार रख करके नदी का अस्तित्व बरकरार रखा जाए, अगर उनकी सोच होगी तो उस अनुरूप नागरिक विकास मंच वो चेहरे सामने आने के बाद बैठक करके तय करेगा। और उस अनुरूप जो है हम लोग चाहेंगे कि अच्छे छवि के उम्मीदवार जिनकी सोच जो है समाज के हित में हो, उस उम्मीदवार को हम लोग सहयोग करने का मतलब पार्टी दल से कोई मतलब नहीं है कि किस दल से है, अच्छे छवि के जो आएंगे, जो अच्छे सोच के आएंगे, उसे समर्थन मिलेगा। जी जी जी, हम लोग उसी पर विचार करेंगे जो समाज के सभी हितों की बात करे, अमीर गरीब सबकी बातों को सुने और
गरीबों का भी जो है उचित सम्मान के साथ उनकी समस्याओं का निदान करे, वैसे प्रत्याशियों पर हम लोग विचार करें। तो इनका साफ कहना है कि जो प्रत्याशी स्वच्छ छवि के रहेंगे, चाहे किसी दल के हो, और जो सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हो, वैसे प्रत्याशी को ये लोग प्राथमिकता देंगे। अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है, उसके बाद निर्णय होगा। हमारे साथ भाजपा के विवेश जलान जी हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि भाजपा को टिकट नहीं मिलने से, आजसू गठबंधन को टिकट देने से भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी है? राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमारे सहयोगी आजसू को जो टिकट दिया गया उसमें पूरा भाजपा परिवार, पूरी गिरिडीह लोकसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे हम लोग तन मन धन से सहयोग करते हुए हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय दिला के हम लोग लोकसभा भेजने का काम करेंगे। हमारे साथ जेएमएम की नेता परमिला मेहरा जी हैं, हम जानना चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, क्या लगता है कि जो अभी तक सांसद रहे, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं, उनके कार्यकाल में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी पूरी नहीं हुई है, जिसे जेएमएम मुद्दा बना सकती है? अभी वर्तमान में जो भी सांसद रहे हैं बीजेपी का, तो चूंकि लोकसभा क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है और जो भी काम किए होंगे तो वो अपने समझ के अनुसार और जो जितना करना चाहिए वो किए होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से गिरिडीह का विकास होना चाहिए, यहाँ के स्टूडेंट को जिस तरह से शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमी देख रहे हैं कि खास तौर से हमारे गिरिडीह से 2 सांसद रहे, 4 विधायक रहे, तो गिरिडीह का जितना विकास होना चाहिए तो जनता देख रही है कि उस तरह से विकास तो नहीं हुआ है। खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गिरिडीह जो है बहुत पीछे है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी गिरिडीह पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ मैं पहले भी बात किया हूं सुदीप सोनू जी से। सोनू जी, आप एक बात बताएं कि जनता आपको क्यों समर्थन करे? क्या सोच है आपकी? आपके पार्टी के प्रत्याशी को, महागठबंधन प्रत्याशी को क्यों जनता वोट दे? 3 महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपके पास है तो आप बताएं कि आपको क्यों चुने। थोड़ा सा विचलन करते हुए मैं एक प्रतिप्रश्न आपसे जरूर करना चाहूंगा। कार्यक्रम का स्वरूप और नाम आपका सांसद का चुनाव, इस डिस्कोर्स में प्रधानमंत्री का नाम लाकर आप कहीं ना कहीं इस बहस को भटका दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जनता को अपने सांसद को चुनने का अधिकार देता है और चुने हुए सांसदों को यह अधिकार देता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुने। तो कहीं ना कहीं इस डिस्कोर्स पर जब आप बहस कराते हैं तो चीजें विचलित हो जाती हैं। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा कि सांसद के ही मुद्दे और सांसद के रिपोर्ट कार्ड की बात हो तो हमें लगेगा कि इस परिचर्चा का कुछ विषय वस्तु निकल कर आएगा। चलिए, अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं। आपने ये सवाल किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूपीए गठबंधन को क्यों मिलना चाहिए वोट। जाहिरा तौर पर घोषणा पत्र जारी नहीं हुए हैं, घोषणा पत्र 2014 के ही हैं। हम लोग ये मानते हैं कि झारखंड का निर्माण यहाँ के विकास की विषमता के सवालों पर हुआ था। कहीं ना कहीं हमें यह लगता था कि यहाँ हम विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं, इसलिए झारखंड का निर्माण हुआ था। ये तमाम बातें और विकास के जो दावे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरमियान मैनिफेस्टो में जो आए थे, आज विकास को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया अडवाणी जी के तरीके से। राम मंदिर का मुद्दा भी मार्गदर्शक मंडल में जा चुका है। अब मामला अभी क्या चल रहा है? अभी मामला चल रहा है राष्ट्र का, मामला अभी चल रहा है राष्ट्रभक्ति का। हमारे मित्र साथी का वक्तव्य भी मैं सुन रहा था कि 14 से पहले कुछ नहीं था, 14 के बाद ही सब कुछ हुआ। तो हम लोगों को भी कभी कभी लगने लगता है कि 2014 से पहले ये धरती चपटी थी, आने के बाद ही गोल हुई। सूरज पूरब से नहीं उगता था, अभी उगने लगा। तो मैं सिर्फ इन विसंगतियों की तरफ आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं कि ये थोथी दलीलें और ये जुमले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने या यूपीए गठबंधन ने नहीं डाले, और जल जंगल जमीन से, रोजगार से, लोगों के जीवन स्तर के सवालों को हम लोगों ने उठाया है। और हम ये मानते हैं कि ये मुद्दे जनता के दिल को छूने वाले हैं,
जनता को रोजगार चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को जिस तरीके से जमीन के मामले में आज परेशान कर रखा है झारखंड की सरकार ने, वो तमाम बातें हमारे पक्ष में जाएंगी। और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए कि जिस प्रत्याशी से यहाँ की जनता जाकर मिल सके, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत के प्रत्याशी हों, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए गठबंधन के साथी को वोट देगी और हम ये मानते हैं कि जीत सुनिश्चित होगी। और आप ही की फर्टिलिटी, सी वोटर का सर्वे क्या बताता है वो भी आपके सामने है। तो मैं यही कहूंगा कि यहां बैठे हुए लोग जितनी भी दलीलें दे लें कि बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा, सी वोटर के सर्वे में पूरे हिंदुस्तान में अगर सीटें दिखाई हैं तो सबसे ज्यादा यूपीए को सीटें झारखंड में हैं, इसके गवाह आप भी। जी, दावों प्रतिदावों के बीच हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से जो वोटर हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सोच है। इस कैसा आप चाहते हैं कि गिरिडीह का सांसद कैसा हो। आम जो मतदाता है, राजनीतिक दल के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, कोई एनडीए के पक्ष में, कोई यूपीए के पक्ष में। आप लोग कहना चाहते हैं कि स्थानीय सांसद कैसा हो। स्थानीय सांसद यहाँ का जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे को पहले देखे। यहाँ पे सभी लोग मोदी मोदी के नाम पे अगर बोलेंगे तो मोदी जी क्या नली साफ करने आएंगे गिरिडीह में। अभी हमारा नगर पालिका का चुनाव हुआ, आप स्थिति देख लीजिए गिरिडीह का क्या है। एक कहीं स्विच नहीं है, बोल नहीं है, सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा। स्थानीय को वोट देना तो स्थानीय मुद्दे पे देंगे, जो हमारा स्थानीय मुद्दा हल करेगा उसको वोट देना है। और अभी जो है हमारे रविशंकर प्रसाद जो सूचना मंत्री हैं, अभी सारे केबल वाले को जो डिश टीवी देख रहा था वो फ्री वाला को बंद कर दिया। गांव देहात में बोलते हैं हम विकास कर दिए, तो 500 रुपया से कम जिसका बैलेंस है उसका बैंक का खाता कट जा रहा है, पैसे खत्म हो जा रहा है, तो उसका कौन सा विकास हो गया। आप 500 रुपया बैंक में कम रखे हैं, जनधन खाता खुलवाए हैं जीरो बैलेंस में, जब खाता लेने आदमी जा रहा है तो बोलता है जीरो बैलेंस में बैंक बोलता है खाता देंगे क्या, इसमें पहले 500 जमा करो। 500 जब जमा ले लेता है तो 12 रुपए इंश्योरेंस के नाम पर साल में उसको काट लेता है। 500 जैसे 12 रुपए कटता है वो मिनिमम बैलेंस में आता है, और उसके बाद 500 रुपया मोदी जी चौकीदार खा गए। तो 12 रुपया का इंश्योरेंस दिया जा रहा है जी, जो जानकारी 12 रुपया में इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जो आज तक नहीं दिया गया जी। तो 12 रुपए में इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो 12 ऑटोमेटिक इंश्योरेंस हो जा रहा है, तो करा नहीं रहा है, और मिनिमम बैलेंस में आ रहा है, उसके बाद उससे 500 रुपये सवा हो गया। मतलब जनधन योजना के नाम पर बैंकों में गरीबों का पैसा काटा जा रहा है। चलिए, एक सवाल था जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो, मैं गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं अपने सांसद और विधायक के ऊपर कि हमारे जितने भी गिरिडीह में मुस्लिम एरिया हैं उनकी बहुत उपेक्षा होती है। ये लोग कभी उस एरिया में नहीं जाते हैं, और आप जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए कि क्या हालत है। ना ठीक से पानी आती है, ना सड़क का हालत ठीक है, ना रोजगार का तो खैर जो भी है व्यापक है। मतलब पक्षपात किया जा रहा है, पक्षपात किया जाता है। तो सांसद अब तो वो अभी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं। सर जी, यहाँ पे सारे पार्टियों के लोग आए हुए हैं, सारे लोग अपने अपने दलीलें दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस देश में 135 करोड़ जो जनता है उसमें से सबसे बड़ा पार्ट है 85%, दैट इज SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, जिनके हाथों से प्रधानमंत्री बनती है और सारे संसद विधायक मंत्री सारे लोग को उनसे मिलता है। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है तो ये 85% लोग हैं जिनके बारे में कोई अभी तक बात नहीं करता, और भी लोग जो दिखते हैं बात नहीं करते। रह गई बात दलितों और मुसलमानों के ऊपर, तो भाजपा की सरकार में जो उन लोगों की हालतें हैं, जो अत्याचार उनके ऊपर होगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। आप सहारनपुर का एग्जांपल ले लीजिए। नहीं, आप देश स्तर पर सांसद आपके हाथ नहीं, कहीं का नहीं, कहीं का नहीं, आपके हाथ में प्रधानमंत्री बने। आपने कहा कि 85% आप हैं, 85% के हाथ में चैन भी है, तो आप ऐसे सांसद का चयन ही क्यों करते हैं? चयन ही क्यों करते हैं? हमारे साथ होगा क्या जा रहा है? हमें कहता है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करें, लेकिन हमारे साथ होता नहीं है। मत कहने का मतलब है, अभी देखिए अब जो है हमारे जो लोग हैं, अभी देखिए झारखंड में जब बजट पास हो रही थी तो रघुवर सरकार ने कह दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं। अब दलितों को देखिए तो हर जगह भुक्तभोगी है। हमारे ऊपर जो है, आप कहना मतलब जो आपका कहना है कि उपेक्षा, एक मिनट आपके बाद फिर आएंगे। आपका कहना है उपेक्षा हो रही है, आप जवाब भी सुन लेते हैं। क्या आपका कहना है कि उपेक्षा की जा रही है?
आज जो बात इस नौजवान ने उठाया है, आज इस देश में अगर दलितों को सम्मान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने दिया। पहले भी बोलने दिया जाए नहीं, तुझे नहीं बोलने दिया जाए इस देश को। नहीं, पहले भी प्रधानमंत्री आवास बनता था, वो दूर टाउन में बनता था, पहले दूर टाउन में बनाया जाता था, दलितों को उपेक्षित किया जाता था। आज शहर के बीचों बीच नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपके पास भी आएंगे। सुनने की क्षमता रखो बाबू, अभी बहुत सुनने। आप लोगों के पास भी आ रहे हैं। जवाब को पूरा कीजिए। इस देश को इतनी अच्छी आवास पहली बार मोदी ने दिया। उस आवास में उसी दिन बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, उसी दिन उज्ज्वला कनेक्शन दिया जाता है, उसको शौचालय दिया जाता है। और दलितों को जो उपेक्षा कांग्रेस की सरकार में होती थी कि टाउन में बनाया जाता था 5 को 10 को आवास, जाओ दलित वहां रहना, आज दलित बीचों बीच शहर के बीच में उसका आवास बनता है। और उसके मेरे चेयरमैन है दिनेश यादव जी, गवाह है कि कितना फीता इन्होंने काटा है मोदी जी के राज में कि प्रधानमंत्री आवास का। बोले आज की नहीं किए हैं, बोले हम आ रहे हैं। दिनेश जी, सवाल है इनसे, सवाल दिनेश जी से है कि ये चेयरमैन रहते हुए कितना आवास का फीता काटे हैं। आपकी बात तो हम ले रहे हैं, हमारे साथ है मौजूद। हम जानना चाहते हैं कि कहा जा रहा है, एक तरफ आरोप है कि उपेक्षा की गई, इनका कहना है, भाजपा के लोगों का कहना है, एनडीए के लोगों का कहना है कि जितना इनके शासन में आवास बना, जितना इन्हें एलपीजी का कनेक्शन मिला, उतना किसी सरकार में नहीं मिला, और इसका आप भी गवाह है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना नहीं है। ये पूर्व में कांग्रेस के समय में सरकार चल रही थी। जब मैंने अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया था तो हमने पिछले पुराने से कार्य शुरू किया 1132 से, और हमने 6000 आवास बनाया। और रहा एलपीजी की बात, तो एलपीजी के नाम पर आम जनता को लूटने का काम किया है। जो 340 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था वो 1050 रुपए में मिलने लगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार की उपलब्धि नहीं है, रूटीन वर्क था। और मैंने अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए जो शहर की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम किया। आपने काम किया, क्या है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास मोदी की देना, आपका कहना ये रूटीन वर्क है, इसमें भाजपा को हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ नाम बदलने की योजना की काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय से ये चलता आ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये नहीं कि आवास का निर्माण शुरू हुआ, ये पूर्व से ये लेते हैं कि जो आवास की बात कही जा रही है कि ये पूर्व के प्रधानमंत्री के समय में चल रहा था, भाजपा सिर्फ क्रेडिट देना चाहती है। आपको क्या कहना है? पहले मिलता था इंदिरा आवास, और वो इंदिरा आवास मिलता था दलितों को, वो 20,000 की लागत से मिलता था, और गांव के किसी किनारे कस्बे में एक साथ समूह में बना दिया जाता था। लेकिन आज अगर गरीबों को, दलितों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के गरीब हैं या अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, उनको अगर आवास दिया है तो उनके जमीन पर दिया है। और रह गई यहाँ के सांसद की बात, तो मैं बताता हूँ, पिछली बार भी जब आदरणीय रविंद्र पांडे जी जब चुनाव लड़ रहे थे, जब उनकी टिकट की घोषणा हुई थी, तो उस समय लोगों ने कहा था कि वो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता तक जाती है। जितना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, उतना कार्यकर्ता किसी दल के पास नहीं है। आरोप ये है कि जो आवास की बात की जा रही है वो आवास रूटीन वर्क है, कोई भी सरकार नहीं करेगी। ये आवास प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, उनके सोच की देन है, उनके टीम वर्क की देन है कि इतनी बड़ी आवास मिला। पहले इतना बड़ा आवास नहीं मिलता था, शौचालय के साथ नहीं मिलता था। मोदी जी ने ये व्यवस्था लागू की है जिसका लाभ जनता को मिला है। आज आप फिर दिनेश जी कुछ बात कर जाते हैं कि गलत बोले, क्या आप लग रहा है? हमारे मित्र की जानकारी नहीं है जो अभी कहा इंदिरा आवास की बात। तो मैं अध्यक्ष के रूप में जब आया था, उस समय कांग्रेस की सरकार था, राज्य में हेमंत सरकार की सरकार था। उस समय 1,64,000 रुपए की आवास देने का कार्य हुआ, और हमने 1,64,000 आवास, करीब 4800 आवास हमने शहर में निर्माण करवाया। और जब उसके बाद उसमें फिर एस्टिमेट का रिवाइज हुआ, और फिर 2,30,000 रुपए चल रहा है।
ये अच्छा चलिए मान लेते हैं। हमारे साथ वरीय नेता राजकुमार राज जी भी, हम चाहेंगे कि आप आपको क्या लगता है इस विवाद में? नहीं, इस विवाद में पूरी तरह से ये बीजेपी जेएमएम का विवाद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास की लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। विकास की कोई सीमा नहीं होती है। आज आप गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन देख रहे हैं। श्री रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, उस समय इसका शिलान्यास उन्होंने किया था। ये 105 करोड़ रुपया का बजट था और उस समय का ये मामला है। इसी तरह से तरह तरह का जो है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे वो अभी लड़के लोग बोल रहे थे दलित एक्ट को जितना प्रभावी रूप से रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से लागू किया गया, पार्लियामेंट में बिल आया और उसको सारे दलों ने समर्थन भी किया। तो ये हम समझते हैं कि विकास की कोई सीमा नहीं है और नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जो विकास हुआ है पूरे देश में, पूरा विश्व देख रहा है, तो लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी है और हम समझते हैं कि आने वाले अगले 5 साल में विश्व की जो सबसे विकासशील देशों के में भारत का नाम सबसे आगे रहेगा। और हमारा ये मानना है, लोक जनशक्ति पार्टी का ये मानना है कि देश हित में दोबारा जो है इस सरकार को आना चाहिए, चाहे वो राष्ट्र हित का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे सामाजिक समरसता का मामला हो, चाहे जिस तरह आपकी बातों को मानते हैं कि विकास के नाम पर दोबारा आना चाहिए। बात यहाँ मुद्दा है। आप लोग के पास भी आएंगे, आप अपनी कोई बात बनाना चाहते हैं? जी, एक ही बात। ये सरकार 2014 में आई थी किस मुद्दे पर? अभी जो सबसे ज्यादा वोटर है वो नौजवान है, उसको क्या चाहिए? रोजगार। सन 2014 के बाद से कोई भी रोजगार का आंकड़ा सरकार क्यों नहीं पेश कर रही? जब वो कह रही कि हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं तो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार? आपका कहना है कि जो रोजगार की वादे किए गए थे वो वादे में सफल नहीं रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुरी तरह से असफल है। अगर वो सफल है तो अपना आंकड़ा जारी करे। रोजगार पकौड़ा होता है, टेम्पो होता है, ऑटो बेचना रोजगार है। कहने का मतलब रोजगार के मामले फेल है। आपका क्या सोच है, आपकी क्या सोच है? ये जितने तरह की बातें हैं, चाहे जो भी योजना है, गांव ग्राम में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। चाहे लैट्रिन बनी तो वहां पानी नहीं है, लैट्रिन सब शौचालय बंद है। ठीक है, अब गैस सिलेंडर दे दिए 5000 का, अब उसके यहाँ गैस खत्म हो गया, 1000 है ही नहीं रिफिल के लिए, 800 रुपया है ही नहीं। जो आदमी 10, 20, 50 रुपया का चूल्हा नहीं जलाता है डेली कमा के, उसको 1000 का सिलेंडर कहाँ से आएगा? जो आप बोल रहे हैं मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस, सब जनता का, गरीब गुरबा का सबका पैसा लूट लिया। कहने का मतलब सुविधा देने के नाम पर सुनने हैं। आज गिरिडीह की स्थिति देख लीजिए, चारों तरफ जाम है। इस संसद है, विधायक है, 20 साल से संसद है, क्या किए? विधायक हैं, क्या कर रहे हैं? कि यहाँ यातायात का व्यवस्था देख लीजिए, जनता जो चल रही है, जो रोजमर्रा का जिंदगी है, यहाँ पानी नहीं चल रहा है, जनता खूब चिल्ला रही है। बिजली का समस्या, स्थानीय समस्या है जी, स्थानीय समस्या आज भी कायम है, बिजली पानी। हम जनता से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि स्थानीय समस्याएं आज भी बरकरार है? क्या मूल समस्याएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई और इस चुनाव में उसे मुद्दा बनाया जा सकता है? नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल है। ये अपने व्यवसाय मित्रों को 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिए और किसानों का 2,000 रुपया खाता में भेजते हैं। हम पूछते हैं स्थानीय मुद्दे क्या होगा, समस्या जो इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा? सर, हम पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की। करीब 50 फैक्ट्रियां हैं जो स्टील फैक्ट्रियां हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में धुआं निकालती है कि आज के डेट में मेरे गांव में, जो अजी गांव है, वहां पे 3 ब्लड कैंसर से मौत हो चुकी है। करीब 25 लोग यूरिक एसिड के पेशेंट बन चुके हैं। पानी से, और जो प्रदूषित पानी है, जो प्रदूषित हवा, उसके कारण काफी सारी बीमारियां हो रही है, मेडिकल खर्चे लोगों के बढ़ गए हैं। तो स्थानीय सांसद कहाँ है, स्थानीय विधायक कहाँ है? जब सारा सिस्टम बीजेपी का है तो स्थानीय सांसद बीजेपी कहाँ है? लोगों की मौतें हो रही, उनका कोई ध्यान नहीं था। हम तो स्थानीय मुद्दे के आधार पर वोट देंगे। मतलब प्रदूषण मुक्त समस्या है और प्रदूषण को दूर करने के लिए जो भी प्रत्याशी आपके पास आएगा, जो वादा करेगा कि प्रदूषण मुक्त आपके क्षेत्र को बनाएंगे, आपका वोट उसी को जाएगा। वोट उसी को। और साथ ही साथ हम जेएमएम से भी सवाल करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में प्रदूषण को सॉल्व करने के लिए क्या उपाय है, आप उन्हें बताएं। जी, एक बहुत बड़ा सवाल
कि आज भी प्रदूषण की समस्या औद्योगिक क्षेत्र में है, जिसके शिकार लोग हो रहे हैं। भाजपा के विधायक और सांसद पर आरोप है कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो जेएमएम इस पर क्या करेगी? जेएमएम के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि लोगों का आरोप है कि प्रदूषण की चपेट में एक बड़ा इलाका है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका शिकार लोग हो रहे हैं, और ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा। बहुत गंभीर समस्या है प्रदूषण का। पूरे जो औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पर इतना प्रदूषण है, और आप इंटरनेट खोलेंगे तो जो देश के अधिकतम प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्री में यहाँ का भी 2 उद्योगों का नाम उसमें शामिल है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, और सबसे उससे भी बड़ी समस्या है कि स्थानीय स्तर पर इन फैक्ट्रियों में किसी को रोजगार नहीं दिया जाता है। बाहर के कामगार भी, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, सब लोग बाहर के लोगों को रोजगार पर रखे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में। सर, एक कहना है कि क्या आपके विधायक, आपके सांसद आएंगे तो इस समस्या से जनता को मुक्ति मिल पाएगी? निश्चित रूप से इस दिशा में हमारे सांसद विधायक अगर निर्वाचित होकर आएंगे तो हम इस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे, और आश्वस्त करते हैं यहाँ की जनता को कि हम इसमें सकारात्मक पहल करके इसके निदान का कम करेंगे। चलिए, तो जेएमएम का कहना है कि अगर उनके सांसद चुनकर आते हैं तो प्रदूषण की समस्या से जो जूझ रहे लोग, उसे निजात दिलाने का काम किया जाएगा। हमारे साथ एक बार फिर जदयू के नेता त्रिभुवन दयाल जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये तमाम स्थानीय मुद्दे जो आज भी समस्याएं हावी है, जिस पर यहाँ की जनता बात कर रही है, आपको क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे? स्थानीय मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर पर ही लोग चुनाव को देखेंगे, और स्थानीय स्तर पर ही चुनाव का आकलन करेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। सवाल है कि हम यहाँ गिरिडीह के सांसद की बात कर रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 3 बार सांसद रहे हैं, उस कार्यकाल में इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ, उसका भी तो जायजा लिया जाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 3 बार सांसद रहे हैं, और वो तीनों बार सांसद यहाँ के रहे हैं। लोगों ने उनको वोट दिया है, यहाँ की समस्या पर अल्पसंख्यक लोगों ने वोट दिया है, जिनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, पानी का भी समस्या हल नहीं हुआ, और तीनों बार सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहे हैं। तो उस समय क्या विकास हुआ है, इस विषय पर भी बात होनी चाहिए। चलिए, हम आपके सवालों को लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल है कि 3 बार आपका भी सांसद रहा। सोनू जी, आपके पास आएंगे। सवाल है कि 3 बार जेएमएम के भी सांसद रहे, और उसने, उन सांसदों ने स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया? हम आपके पास आएंगे। हमारे पास कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा जी एक बार फिर है, ये अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। आप महागठबंधन के साथ है, जेएमएम की बातें जो आई है उसमें आप भी भागीदार हैं। आपको ये पूरी बातें बतानी है कि अभी जो समस्याएं आ रही है, जो वर्तमान आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान सांसद के कार्यकाल नहीं हुआ, आपके गठबंधन के अगर सांसद बनते तो क्या इन समस्या से निजात दिला सकेंगे? हमारे गठबंधन के जो राज्यसभा के सदस्य हैं, गिरिडीह कॉलेज को आज क्या दिए हैं देख लीजिए। ऐसी बात नहीं, मैं स्पष्ट मुद्दा पे कहना चाह रहा हूं कि झारखंड के बने लगभग 19 साल होने चले, और उसमें मैक्सिमम समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है। और इन्होंने क्या दिया? हम लोग स्थानीय मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, जो आज आप डेली देखते होंगे कि गिरिडीह जाम से परेशान रहता है। यहाँ रिंग रोड का सर्वे हो गया, लेकिन आज तक उसका अलॉटमेंट नहीं है। उल्टी 114 एनएच की भी सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे आंकड़े इनके बहुत नजर आएंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दा, आप बिजली की समस्या देख लीजिए। प्रतिदिन बिजली काट दी जाती है, और रात में 5 बजे आती है, कोई सूचना दी जाती है किस वजह से काटी जा रही है। तो हर मुद्दे पे तो विफल है, इसलिए ये क्यों झूठ और झूठ करके नहीं चलेगा। स्थानीय मुद्दे की ओर बात करते, स्थानीय मुद्दे पे बात होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दों में सिर्फ जुमलेबाजी जो आरोप लग रहा है, सोनू जी, आप पर भी ये सवाल उठा कि जो बताया जा रहा है कि भाजपा के कई टर्म सांसद रहे, लेकिन आज भी समस्या बरकरार है, तो उन लोगों का कहना है कि जेएमएम के भी 3 बार यहाँ से सांसद रहे, तो उन समस्याओं की निजात के लिए जेएमएम ने क्या प्रयास किया? देखिए, ये तो वही मिसाल हो गई कि मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज्यादा सफेद है। सवाल ये है कि हमारे पहली बार सांसद 1991 में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो बने थे। उनके असामयिक निधन के बाद 1992 का चुनाव हुआ, उनके पुत्र राजकिशोर महतो जी बने। इसके बाद 2004 में टेकलाल महतो जी यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। अब ये 91 से कामों का अगर लेखा जोखा मांग रहे हैं, तो 91 की समस्याओं को भी गिना दें।
तब मैं उसका जवाब दूं कि 91 की ये समस्याएं थी, उसका समाधान विनोद बाबू ने किया था, राजकिशोर बाबू ने किया था। 2004 की समस्याएं गिनाएं तो मैं बताऊं कि टेकलाल महतो जी ने संसद में सर्वाधिक प्रश्नोत्तर किए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। सर्वाधिक 545 सांसदों में सर्वाधिक प्रश्नोत्तर का रिकॉर्ड 2004 से 2009 के कार्यकाल में माननीय सांसद टेकलाल, स्वर्गीय सांसद टेकलाल जी का रहा है। तो मैं उस बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता ने अगर हमें हटाकर आपको चुना तो एक बेहतरी के लिए चुना, और जब आप सरकार में हैं तो सवाल तो आपसे होंगे, जब आप निर्वाचित पद पर हैं तो सवाल तो आपसे होंगे। आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ना कि जनता आपको पुनः निर्वाचित करे, आप ना अपना लेखा जोखा दीजिए। हमारे अध्यक्ष जी ने तो बिल्कुल सही कहा कि हमारे सांसद अगर जीत कर आएंगे, हमारी सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो इस प्रदूषण के मुद्दे पर एक सकारात्मक पहल करके हम लोग समाधान देने की दिशा में काम करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि 1991 और 2004 के सवालों से अभी अगर वो बचना चाह रहे हैं तो ये मेरे नजर में उचित नहीं है। जनता को अपने कार्यकाल का हिसाब दें कि इनके कार्यकाल में क्या परिस्थितियां बनी और वो कौन सी परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता पार्टी को गिरिडीह सीट छोड़कर भागना पड़ा। मैं भागना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि सामने वाली आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आजसू को बलि का बकरा बनाकर यहां पर भेजा है, और जनता इस होली के बाद निश्चित रूप से बकरे के साथ जो व्यवहार होता है वही करेगी। तो आपने सुना कि भाजपा इस रण से भाग गई, जो आरोप है जेएमएम का, और उनका कहना है कि आयशू को बलि का बकरा बनाया गया। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हम पूछेंगे आयशू के लोगों से, एनडीए के लोगों से कि उनके इस कथन पर वे कितना सहमति जताते हैं या उनका क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन हम कौन बनेगा सांसद में अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार लीजिए छोटा सा ब्रेक। कौन बनेगा सांसद में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के गिरिडीह स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल में, और हमारे साथ परिचर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ स्थानीय मतदाता जनता भी जुड़े हुए हैं। अब हम जो आरोप लगाया गया है कि आजसू को बलि का बकरा बनाया गया है और होली के बाद जो बकरे के साथ होता है वही स्थिति है। हम जानना चाहेंगे आयशू के छात्र संघ के नेता है कि क्या लगता है कि भाजपा या एनडीए ने आयशू को इस सीट देकर बलि का बकरा बनाया है, जो आरोप है। सर देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन हुआ है और ये पूरे देश के लोग, जो पूरे भारत देश के कुल आबादी, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, वो सारे जान रहे हैं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वह देश स्तर पे ही नहीं विश्व स्तर पर जो है सो अपना एक पहचान भारत का बनाए हैं ये 5 साल में। और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का जितना भी योजना है वह जमीनी स्तर पे काम किए हैं। इसलिए जो है कि नेता क्या कहते हैं के बारे में वह जो है सो हम लोग को नहीं सुनना है। हम लोग जो है सो आजसू की क्या स्थिति रहेगी, आजसू यह सीट जो है सो आजसू जो है 1 लाख प्लस से जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि मतदाता इसके साथ है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पार्टी सुप्रीमो और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वह बता दिए कि जो हमारा जो एजेंडा है, जो इस लोकसभा का, जैसे मान के चलिए जो हमारा एजेंडा रहेगा वो जो एनडीए का जो एजेंडा है, जो इनका जो फॉर्मूला है उसी के तहत होगा। और अभी वर्तमान में जैसे जो भी किए, अभी हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में 1.5 लाख परिवार जो सीसीएल बीसीसीएल में जो वंचित हैं, जमीन जिन्होंने दिए, आरोप जो है कि भाजपा ने बलि का बकरा बनाया, उसमें क्या कहना है। सर यह सीट जो है सो हम इतना ही जानते हैं कि यह सीट जो है सो मतदाता के कृपा से आजसू जो है सो एनडीए जो है सो जीतेंगे।
या हम लोगों को भरोसा है क्योंकि हम क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, सारे क्षेत्र के मतदाता यही बात। अच्छा, तो आरोप लगाया जा रहा है आपको आ रहे हैं। एक और सवाल आपके पास आ रहे हैं। एक और बात आई थी कि भाजपा यह सीट छोड़कर भाग गई है, आपका क्या कहना है? ये गठबंधन की सरकार बनी है, ये कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जा रहा है इसको, आजसू को। ये आजसू हमेशा से बीजेपी का सपोर्ट किया है, एनडीए के सपोर्ट किया है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके जो चुनाव का माहौल होगा वो फल और फूल का होगा, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ बलि का बकरा नहीं बनाया जा रहा है। हमारी जो 14 सीट है बीजेपी की, वो पूर्ण बहुमत के साथ पहले भी आई और फिर आएगी। चलिए, ये फल और फूल का मिलन की बात है। आपको भगोड़ा बताया जा रहा है कि भाजपा भगोड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास नहीं, बोलने दो भैया, बोलने दो, तो मैं 14 सीट हार सकता हूं यहां से। ऐसा नहीं है कि इस सीट को ही हारेंगे और सब, अगर नहीं मेरी सरकार ने काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से गठबंधन में हमको सही ढंग से निभाने का ये रहा है, पुराना रिकॉर्ड है। इसलिए हम लोगों ने आज हमारे पुराने साथी हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में सरकार है तब से वो मेरे सहयोगी रहे, इसलिए उन्हें सम्मान के रूप में एक सीट दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो मिशन है हमारा 400 के पार, उसमें इस सीट को भी गिनता है और ये सीट हम लोग जीत के दे रहे हैं। इसकी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। चलिए, हमारे साथ भीम सेना के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने सारे लोगों की बातों सुनी, आपने सुनी इन बातों को, जेएमएम, आजसू, इन तमाम चीजों को आपने सुना। आपको क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर, संजीत जी, आप स्थानीय स्तर पर कैसा सांसद, आपके अनुसार से कैसा सांसद हो जाए, आपको कैसे लोगों का समर्थन होगा? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का बात करें तो यहाँ पर यूपीए के सामने में जो उम्मीदवार उतारा गया वो आजसू है, और आजसू का जो आपका जो सुप्रीमो है वो खुद जो उपचुनाव में हार जाते हैं, तो वो यहाँ गिरिडीह से आके क्या जीत सकते हैं? आपको बता देते हैं कि भीम सेना का आपको बता दे रहे हैं, हर एक प्रखंड में आपको इकाई मिल जाएगा, लेकिन आजसू का गिरिडीह का हर एक प्रखंड में इकाई नहीं मिलेगा। आजसू का ये, उसके साथ भाजपा भी है। एक मिनट, मैं आगे भी आ रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा बात की गिरिडीह के स्थानीय लोगों का, तो वो उन्हीं को सांसद चुनेगी जो यहाँ के इस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, ना कि सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी को, जो यहाँ के बाहरी। एक बात और आपको बता देते हैं कि सांसद का जो फंड आता है उसमें ये नियम नहीं है कि आपको इसी संसदीय क्षेत्र में खर्चा करना है, वो कहीं भी वो खर्च कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि अगर आजसू का उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी या सुदेश महतो कोई भी यहाँ पे लड़ता और जीतता है, तो वो पैसा जो है वो अपने क्षेत्र में खर्चा करेगा, गिरिडीह क्षेत्र में नहीं खर्च। ऐसा नियम नहीं है, जानकारी के अभाव में। हमारे साथी को जानकारी नहीं है, वो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर होता है। राज्यसभा का जो जिस राज्यसभा का जो सांसद चुनते हैं वो राज्य के किसी कोने में खर्च कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सांसद चुने जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही खर्च कर सकते हैं। साथी को जानकारी नहीं, रह गई सीट कैसे जीतेगी, तो मैं बता दूं, पिछले बार आदरणीय रविंद्र पांडे जी चुनाव लड़े, जैसे टिकट की घोषणा हुई, लोगों ने बोला कि नहीं हार जाएंगे, सारे विपक्षी और गठबंधन में महा खुशी था, लेकिन जनता ने वोट दिया और जनता ने वोट देकर के रिकॉर्ड मतों से 5वीं बार उनको सांसद चुनने का काम किया। केंद्रीय नेतृत्व ने गठबंधन किया है। झारखंड में व्यवस्था के अनुसार, झारखंड में जातियों की संख्या के अनुसार, तो महागठबंधन को एक बहुत गहरा चोट लगा है कि आजसू को यह सीट दिया है, क्योंकि यहाँ आजसू जो सुप्रीमो है उनके 100 जातियों की काफी जनाधार है और उस जनाधार को भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और इसलिए गिरिडीह सीट दिया गया है। गिरिडीह सीट देने से भारतीय जनता पार्टी 14 लोकसभा से जीतेगी, क्योंकि आजसू 15 से 20 विधानसभा में अच्छी पकड़ रखती है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हमने एक सीट त्याग किया है तो हमें 14 लोकसभा सीट पर लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 13 लोकसभा क्षेत्र पर आजसू का समर्थन आपको मिलेगा, तो गिरिडीह लोकसभा में भाजपा का समर्थन आजसू प्रत्याशी को मिल पाएगा? अब आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो दिशा निर्देश देते हैं, काफी विरोध होता है चुनाव के बाद, चुनाव के पहले
कार्यकर्ताओं लोग काफी लोग टिकट की मांग करते हैं, लेकिन जो ही लिस्ट जारी होती है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस टिकट और सिंबल कमल फूल को देखता है, वो प्रत्याशी नहीं देखता और राष्ट्र के लिए वोट करेंगे, यहाँ की जनता वोट करेगी और गिरिडीह से एनडीए का एमपी बन के जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को चुन के दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप एक एक करके फंसे जा लगते हैं। जब अभी हमारे मित्र ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 बार यहाँ से चुनाव जीता है, तो मैं कहता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 बार जीता और यहाँ के जन समर्थन इतनी बहुमत से उनको मिलते आ रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये सीट छोड़ के भागने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने देखा कि परिस्थिति झारखंड में अनुकूल नहीं है, हम 14 सीट हारने जा रहे हैं। उस परिस्थिति में यह गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू पार्टी को अभी हमारे मित्र जिस प्रकार बताए हैं वो दशा करने के लिए उनको दिया है, ताकि दिनेश जी, इनका कहना है कि आप कह रहे तो गठबंधन है और हम कह रहे तो बलि का बकरा, आप भी तो गठबंधन के तहत चुनाव में आए हैं। आप कहते हैं गठबंधन, हमारी तो 22 पार्टियों के गठबंधन की आप गिनते हैं जो कि अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन इनके 44 पार्टी की गठबंधन ये कैसे कहते हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ? ये मोदी जी के नाम पर। मैं कह रहा यहाँ के लोकल जन समस्या है जो यहाँ दूर करेगा, वैसे लोगों को वोट करना है, जो यहाँ का बेटा है उनको वोट करेगी। और यहाँ की जन समस्या है जो पिछले 25 वर्षों से यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित किया गया है, यहाँ के शिक्षा के यहाँ बहाली हुआ जिसमें 75% दूसरे राज्य के लोग बहाली हुए। तो खत्म। तो देखिए, यहाँ का कहना है कि जो स्थानीय स्तर पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन तमाम मुद्दों पर जो ध्यान देगी, वैसे ही प्रत्याशियों पर यहाँ के लोग दांव खेलेंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम बताएंगे कि जो वर्तमान सांसद रहे हैं उनके जो जनता हम उन लोगों से बात किए हैं उसने क्या रिजल्ट दिया है, उनके मापदंड पर कितना वो खरा उतरे हैं जनता के मापदंड पर। लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है कौन बनेगा सांसद में। हम चर्चा कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर इस बार चुनावी फिजा काफी बदला सा है। ना तो भाजपा है ना कांग्रेस, दोनों गठबंधन के तहत, जहां एनडीए ने आईसू के लिए सीट छोड़ी है, वहीं यूपीए गठबंधन ने जेएमएम को अपना सीट देने का वादा किया है। तो ऐसे में इस बार दिलचस्प मुकाबला गिरिडीह की सीट पर होगा, क्योंकि यहां से 5 बार सांसद रहे रविंद्र पांडे इस बार चुनावी मैदान में, अभी तो कहने थे लेकिन भाजपा से कम वे चुनावी मैदान में नहीं है। अब हम जनता के बीच चलते हैं कि वे स्थानीय स्तर पर कैसा सांसद चाहते हैं और क्या समस्याएं रह गई थी। जो सांसद थे यहाँ पर, उनसे जो समस्याओं का समाधान चाहिए था, क्या समस्याएं रह गई और अब उनकी इच्छा कैसे सांसद की है? अब उनकी इच्छा ऐसे हुई कि कारण क्या तो रहेंगे नहीं, तो लेकिन नहीं रहे तो बढ़िया रहा। कारण कि उनको मिला नहीं, तालमेल में आ गई है, बस समस्या दूर नहीं कर पाए थे। समस्या दूर 5 साल से विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, दोनों बीजेपी का। तो आज भी हमें बता दें गिरिडीह को ऐसा विकास या कोई ऐसा काम, गिरिडीह लोकसभा या विधानसभा दोनों का हम बताते हैं, रविंद्र पांडे जी का भी और माननीय निर्भय कुमार सावादी जी का भी, कोई ऐसा विकास या कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अब प्लस 30 नंबर वार्ड में आज भी ऐसा है जो हमारे मान लीजिए बोले तो छोट मौका कम दे रहे, लेकिन बोलते हैं कि आज भी हम लोग 30 नंबर वार्ड में नाली के पानी पी रहे, पाइप फट गया है बावन टोली का। दिनेश भी अगर गए था जो लोग पानी सही पी रहे दे ले तो पाइप फट गया 3 महीने। निगम ने भी निगम ने भी ध्यान नहीं दिया। निगम में बहुत घोटाला हो रहा है, जो भी काम नजर आ रहा है, दिनेश भी काम नजर आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा। अगर आपको मौका मिल रहा है, कैसा सांसद चाहते हैं आप? मैं सारे सुप्रीमो से ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिमों का सिर्फ वोट लिया जाता है
और मुस्लिमों का एक भी सीट नहीं दिया गया है। आखिर क्या कारण है? मुस्लिमों को सिर्फ वोट देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मुस्लिमों को आखिर 14 में से एक भी सीट नहीं दिया गया है। उसका आखिर कारण क्या है? क्या राजनीतिक है? आखिर क्या दबाव है जो मुस्लिमों को इतने पीछे रखा जाता है? आपको छला गया, आप देख सकते हैं, ये कहना है पार्टी ने मुस्लिमों को यूज किया है। और मैं रघुवर दास से ये कहना चाहता हूँ, रघुवर दास से ये मेरा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा था कि 22 घंटा 24 घंटा अगर बिजली रहेगा झारखंड में, अगर हम दे पाए तो विधानसभा में अभी लोकसभा में कैसा सांसद चाहते हैं? जल्दी ऐसे प्रतिनिधि को चाहते हैं जो सारे माने की मुद्दों को सबके पब्लिकों के सामने को लेके चलते हैं। अगर एक चीज आपने बहुत बड़ी सवाल उठाई कि महागठबंधन भी अल्पसंख्यक पर ध्यान नहीं दिया और एक भी सीट नहीं दिया, तो क्या आप कैसा अब आपका रोल क्या होगा? वो हम लोगों को एक बैठक होगी, उस बैठक में सारा निर्णय लिया जाएगा कि वो निर्दलीय खड़ा होगा या माने कि चलिए, तो एक बहुत बड़ी बात कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो निर्दलीय वो चुनाव मैदान में आकर अपनी ताकत को दिखाएंगे। आप बताएं, आपकी क्या सोच है? सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था उस समय से मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, कांग्रेस के कोई नेता थे, वो बोल रहे थे चौकीदार क्यों सब की ये बनना वो बनना, चौकीदार क्यों बनना? अरे भाई, जितने परिवारवाद, वंशवाद, चोर ये सब नहीं लिख सकते ना, जमीन चोर नहीं लिख सकते नाम से, पहले इससे अच्छा चौकीदार लिख लेते हैं। ठीक है, चौकीदार लिख सकते हैं। राफेल में क्या कहना चाहेंगे? चौकीदार ही चोर है, चोर है। चलिए, अब ये सवाल सर, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने जितने भी पार्टी हैं उनके बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन देश के अगर नेतृत्व की बात करें तो पहली बार हमें देश में ऐसा नेतृत्व मिला जिसने पूरे देश को इस तरीके से संभाला कि किसी पार्टी का काम नहीं चला और किसी पार्टी। चलिए, बहुत बड़ी बात हम और कुछ लोगों से लेते हैं। और आप बताइए, आपको क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या आप केंद्र को देखकर इस बार वोट करने जाएंगे? केंद्र को देखकर मोदी सरकार को वोट दी जाएगी और आजसू के गठबंधन में उसको वोट दी जाएगी, क्योंकि विकास की नीति पर सबसे आगे देखा जाता है। विकास की नीति पर हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप बताएं कि स्थानीय सांसद कैसे चाहते हैं? हम तो फिलहाल स्थानीय मुद्दा पर वोट देना चाहते हैं। स्थानीय मुद्दे पर? हाँ। अच्छा जो रहेंगे उन्हें देंगे स्थानीय मुद्दे पर। और मोदी जी को क्या? मोदी जी को तो आप देख सकते हैं, आ रहे तो आप देख सकते हैं कि लोगों में ये आप देख सकते हैं
रहेगा।